अच्छे ग्रह लेकर के आए हैं तो वो इंडिकेट कर रहा है कि आपने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म करे। खराब ग्रह लेके आए तो इट मीन्स आपने खराब कर्म किए थे, तो उसी हिसाब से जीवन चलता है। जब आपको ये विद्या समझ में आ जाती है तो उसी अनुसार आप अपने जीवन में इस टाइम पे, इस जन्म में अपना आचरण सुधार सकते हैं। तो जब व्यक्ति कोई चीजें पता लगे कि यार मेरी जिंदगी में हार्डशिप आ रही है, तो और उसमें मेरा अपना कोई डायरेक्ट रोल नहीं है, तो समथिंग इज देयर, कुछ ऐसा है जो अननोन फैक्टर्स है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू टीवीटी पॉडकास्ट। आज हमारे साथ में संदीप भारद्वाज जी हैं, एस्ट्रोलॉजर एंड स्पिरिचुअल कोच। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिकल टिप्स देंगे आज हमें। आइए मिलते हैं। हेलो सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज आप सबने मुझे अवसर दिया टीवीटी के इस प्लेटफॉर्म पे। मैं संदीप भारद्वाज, एस्ट्रोलॉजर एंड स्पिरिचुअल कोच। सर, एस्ट्रोलॉजी कैसे हेल्प कर सकता है, हमें कैसे गाइड कर सकता है कि हम अपनी लाइफ की परेशानियां जो डे टू डे लाइफ में हम फेस करते हैं उनसे हमें राहत मिले? देखिए, एस्ट्रोलॉजी का जो असल मीनिंग है ना, वो लोग समझ नहीं पाए। अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सबसे पहले इसको समझना पड़ेगा कि आई कैसे। लोग, जब हमारा जन्म होता है तो हमें पूर्व जन्म का कुछ याद नहीं रहता। तो ईश्वर ने एक ऐसी व्यवस्था करी ऋषि मुनियों के कहने पे कि भाई एक, यूं कह लीजिए, कोड लैंग्वेज में आप ये जान सकते हैं कि पूर्व जन्म में जैसे आपने कर्म किए, अच्छे या बुरे, उसके हिसाब से आपकी कुंडली बन जाती है। अब अच्छे ग्रह लेकर के आए हैं तो वो इंडिकेट कर रहा है कि आपने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म करे। खराब ग्रह लेके आए तो इट मीन्स आपने खराब कर्म किए थे, तो उसी हिसाब से जीवन चलता है। जब आपको ये विद्या समझ में आ जाती है तो उसी अनुसार आप अपने जीवन में इस टाइम पे, इस जन्म में अपना आचरण सुधार सकते हैं। तो जब व्यक्ति कोई चीजें पता लगे कि यार मेरी जिंदगी में हार्डशिप आ रही है, तो और उसमें मेरा अपना कोई डायरेक्ट रोल नहीं है, तो समथिंग इज देयर, कुछ ऐसा है जो अननोन फैक्टर्स है। आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे, कुंडली देखेंगे तो पता लगेगा कोई खराब प्लेनेट जो है, हार्ड प्लेनेट, उसका टाइम चल रहा है, तो वो इंडिकेट यही तो कर रहा है कि पूर्व जन्म में खराब किया था तो अब वो पनिशमेंट मिल रही है, तो उसी अनुसार इस जन्म के कर्मों को सुधारेंगे। तो पहली रेमेडी तो कर्म की काट कर्म से स्टार्ट हो जाए। अब लोग ये नहीं करके और फालतू की चीजों में लग जाते हैं। तो जो फंडामेंटल लेवल पे आप कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी कैसे रूटीन लाइफ में, डे टू डे लाइफ में हेल्प कर सकती है, सबसे पहली चीज आपको खुद को समझने, सेल्फ रियलाइजेशन में कि आप हैं क्या, क्या करके आए थे, और जो भी अच्छा बुरा गठरी लेकर के आए हैं उसी अनुसार सब सामने पड़ा है। तो जिसको ये समझ में आ गया, मेरे ख्याल से उसके लिए आसान हो जाता है जिंदगी में आगे बढ़ना। तो मुझे तो यही सबसे सरल लगता है काम। देखिए, आपने बहुत सही बताया, बट जैसे बहुत सारे मिथ हैं। अब अगर हम प्लैनेट्स की बात करें, राहु को लेकर बहुत मिथ है, तो राहु का क्या रोल है? क्या हमें वो हमेशा तकलीफ ही देता है? देखिए, राहु की उत्पत्ति कहाँ से हुई, सब लोग ये स्टोरी जानते हैं, फिर भी छोटा सा मैं एक बार बात कर देता हूँ इस पे। जब सागर मंथन से अमृत आया था तो असुरों में से देवताओं का रूप धर के एक असुर बैठ गया था। कुछ बूंदे अमृत की उसके ग्रहण करने से पता लग गया उन बाकी लोगों को कि भी ये है तो असुर। वो पूरा अमृत पान नहीं कर पाया, लेकिन अमृत चला तो गया ना, चाहे कुछ बूंदे ही सही। भगवान विष्णु ने उसका जो है सुदर्शन चक्र से गर्दन अलग कर दी। तो वहां से जो गर्दन वाला पार्ट है, चेहरा है सिर्फ, वो राहु बन गया, और जो बाकी धड़ है वो केतु बन गया। अब अमृत क्योंकि चला गया तो कुछ देवत्व भी आ गया, लेकिन नेचुरली डीएनए तो वही रहेगा ना असुरों का। अब राहु और केतु की एक ऐसी मिस्ट्री है कि बाय डिफॉल्ट बोलते हैं ना, वो चीज है तो खराब ही। अच्छा। लेकिन अगर आप उसे सही से इस्तेमाल करना चाहें, सही दिशा देकर के, तो उसकी बुरी शक्तियों को आप सही दिशा में लगा करके उसका बेनिफिट भी ले सकते हैं, क्योंकि उसने अमृत चख रखा है। अब जो व्यक्ति राहु और केतु की ऊर्जा को सही इस्तेमाल कर रहा है, उसके लिए संसार में कुछ भी असंभव नहीं, तो उसके लिए तो बहुत अच्छा हो गया। लेकिन जो इनके लपेटे में आ गया, जिनके लिए इल्यूजन क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए सबसे घातक। आज की डेट में जितना भी आप एंटरटेनमेंट वर्ल्ड देख रहे हो ना, ये सब राहु और शुक्र सब की माया राहु है। हाँ जी। है। राहु ने शुक्र को साथ लिया, और ये एक ऐसी माया है, सबको पता है कि वहां से कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन वो एक अलग ही हैंगओवर है। जितनी एडिक्शन है, जितने लोग क्लब कल्चर में जा रहे हैं, सिगरेट फूक रहे हैं, उन्हें कुछ मिल थोड़ी ना रहा है, लेकिन एक सुकून अंदरूनी तौर पे साइकोलॉजिकल लग रहा है कि हाँ यार मजा आ रहा है। ये जो मजा आ रहा है वाली जो एक थ्योरी बना दी ना, वही राहु है। तो अब उससे उनको बेनिफिट कोई नहीं हो रहा, जो बेनिफिट ले रहा है सिर्फ उसी को हो रहा है। तो आम जनता जो इल्यूजन में चल रही है, उसके लिए राहु खराब है। आप अडानी अंबानी लेवल पे अगर बात करके चलोगे, दिलजीत के हिसाब से बात करके चलोगे, तो उन लोगों के लिए बेनिफिशियल है। एलॉन मस्क के लिए बात करोगे, बेनिफिशियल। इसको बेनिफिशियल कैसे बनाया जाए? अब आपने इतने उसके फायदा बताया कि बेनिफिशियल हो जाए तो क्या क्या आपको अचीव कर सकते हो।
फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड राहु है क्या चीज। आपको जब ये समझ में आएगा कि राहु बाकी सभी प्लैनेट्स की तरह इसके भी कुछ सर्टेन एट्रीब्यूट्स हैं और मेरी कुंडली में ये कहाँ बैठा है, क्या लेकर के आया है, अगर मैं उस चीज के साथ कनेक्ट हो जाता हूँ तो मुझे पता ही, ऐसे ही समझिए कि आपके किचन में जैसे होता है ना कि अलग अलग टाइप के मसाले रखे हुए हैं, जब आपको हर एक मसाले का पता लगे कि नमक किस चीज में डलेगा, चीनी किस चीज में डलेगी, यानी वो अंडरस्टैंडिंग है। तो ऐसे ही हर एक प्लेनेट की अंडरस्टैंडिंग आपको हो गई कि मेरी कुंडली में कौन प्लेनेट क्या लेकर के बैठा है, ऐसे ही राहु क्या लेकर के बैठा है, तो उसकी जो पावर्स हैं आप उसी दिशा में चलाइए। मैं एग्जांपल देकर के चलता हूं। राहु का एक फंडामेंटल एट्रीब्यूट है, ये प्लेनेट ऑफ एक्सपेंशन है, इसे विस्तार चाहिए, इसके लिए कोई लिमिट है ही नहीं। आप अपने थॉट्स को एक टारगेट करके अपनी थिंक प्लान एग्जीक्यूशन की प्रॉपर स्ट्रेटेजी के ऊपर जब आप काम करना शुरू करोगे तो आपका राहु उसी टाइम पे एक्टिव हो जाता है। सबसे ज्यादा एक्टिव ये बाथरूम में रहता है, क्योंकि बाथरूम का जो वास्तु के अंदर हम बात करते हैं तो इसलिए सबसे ज्यादा लोगों का दिमाग जो है वो कहाँ चलता है, बाथरूम में चलता है। आपके अपने आप ही, अगर आप सिंगर भी नहीं है तो भी अपने आप गाने निकलने शुरू हो जाएंगे। हाँ, आपके पास ऐसे ऐसे थॉट्स आइडियाज जो हैं प्रोडक्टिव जो लगता है कि हो सकते हैं वो वहां आएंगे। या ये सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है नींद में, आपके सबकॉन्शियस माइंड जब चलता है, या ये सबसे ज्यादा एक्टिव होता है जब आप ध्यान में मेडिटेशन करने की कोशिश करते हैं, आंख बंद करते आपको पता नहीं क्या से क्या दिखा देगा, सडनली आइडिया आ जाते हैं, सडनली जो आ रहा है। ये आपका यूं समझ के चलिए कि हमारी बॉडी में 6 चक्र तो हमारे साथ ही होंगे, 7वां जो सहस्त्रार है ना, सहस्त्रार और हमारे शरीर के बीच का जो गैप है राहु वहां रहता है। अच्छा, मतलब केतु को ही माना जाता है, आपने सुना होगा कि मूलाधार पे केतु का वास है, राहु का वास कहाँ है? हाँ, राहु का वास आपको कोई नहीं बताएगा, वो जो चीज मैं बता रहा हूँ ये एक सीक्रेट चीज है, लेकिन सीक्रेट भी क्या है, सब ब्रह्मांड का ज्ञान है। ये हमारे शरीर जहां पे एंड होता है सहस्रार उसके बीच का जो गैप है ये वहां रहता है। लोग पूर्णता को क्यों नहीं प्राप्त कर पाते मेडिटेशन में, यही क्योंकि बीच में बैरियर है। अगर आपने राहु को साध लिया तो आप सहस्रार पार कर जाओगे, नहीं साध पाए तो आप 6 तक ही रुके रहो। तो राहु को साधने के लिए आपको राहु को समझना होगा, कुछ फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स हैं और कुछ हर एक पर्सन की अपनी कुंडली के हिसाब से किस राशि में बैठा है, किस नक्षत्र में बैठा है, उसके हिसाब से आपको इसको यूज करना सीखना होगा। जनरल लेवल पे सिर्फ इतना ही है कि जब भी कभी आपके दिमाग में कहीं कोई थॉट आता है उसको लिख लीजिए, एक टिप है राहु के लिए। अगर बाथरूम में आपके दिमाग में कोई चीज आई तो बाहर आते फटाफट लिख लो और उस पर काम करना शुरू करो। नींद में अगर कोई थॉट आपके पास आया फटाफट, तो हमेशा आपको अगर कुछ करना है उस टाइम पे कह करके सोएं कि मेरे को इस चीज पे कुछ आइडिया चाहिए, राहु अपना काम करता रहेगा, आपको वो चीज दिखेगी, आप आगे। हमेशा अपने पास एक नोटपैड रखिए, ऐसी चलते फिरते जब आपको खास तौर पे कुछ करना है। अगर आपके दिमाग में बाय आप ट्रांसपोर्ट जा रहे हैं, उसमें मेट्रो में जा रहे हैं, अपनी गाड़ी से जा रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, जो एक पैरेलल थिंकिंग चल रही है ना, वो राहु का वर्ड है। वो आपको ये नहीं पता कहां से क्या दिखा देगा। जब कुछ आया आपने वही नोट कर लिया और उस पर काम करना शुरू कर दो। वो सुना है ना आपने, कई लोग सट्टा लगाते हैं, तो सट्टा का नंबर कहां से आता है, ठीक है ना। तो ये पैरेलल वर्ल्ड में जो राहु चल रहा है वो अलर्ट रहेंगे उस चीज को लेकर के। जो व्यक्ति अलर्ट रहेगा अपनी थॉट प्रोसेस को लेकर के, वो राहु की ऊर्जाओं से बेनिफिट ले पाए। एक ब्रिलियंट एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिजनेसमैन में और ऑर्डिनरी में क्या फर्क है, यही है। जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी वो कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करता है, क्या कि वो अलर्ट रहता है, मौके की ताक में रहता है कि कब कौन सी डील आ रही है उसको लपक लेगा। ऑर्डिनरी क्या रहेगा कि कुछ आएगा, देखेगा, सोचेगा, कैलकुलेशन पड़ेगा। तो जो व्यक्ति अलर्ट होकर के चलेगा उसके पास आइडिया आएगा और उस आइडिया पे वो काम करेगा, राहु उसकी हेल्प करेगा। तो बहुत हमें अच्छे से समझ आया राहु के बारे में। अब एक और शनि ग्रह है जिससे लेकर सब डरे रहते हैं, और अगर शनि की 7.5 लग जाए तो इसका क्या मतलब है, क्या उस इंसान को बहुत तकलीफें आएंगी? नहीं, ये एक बहुत बड़ा मिथ है ये भी, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे मिथ हैं, तो आज आप सारे मिथ ब्रेक कर रहे हैं। हाँ जी, ठीक है। तो मैं तो वैसे ही कंट्रोवर्शियल रहता हूँ, क्योंकि अक्सर ट्रेडिशनल जो भी चीजें लोगों ने चला रखी है मैं हमेशा उनके एंटी बातें ज्यादा करता हूँ, क्योंकि ये विद्या लोगों के भले के लिए बनी थी, कहानियां घूम गई है। देखिए, शनि भी प्लेनेट ही है जैसे बाकी हैं, थोड़ी जिम्मेदारी ज्यादा है, दंडाधिकारी है, इनको पावर मिली हुई है, सबसे ज्यादा समय लगाते हैं एक राशि में 2.5 साल। 7.5 इसलिए कि आपकी जन्म राशि चंद्र राशि जो है उससे पहले वाली में जब आएंगे 2.5 साल वहां है, जन्म राशि में 2.5 साल और 2.5 साल नेक्स्ट वाले में, तो टोटल 7.5 साल हो गए। ये सबसे हार्ड फेज माना जाता है। क्यों हार्ड फेज मानते हैं लोग? क्योंकि ना लोग अपने आप को बदलना नहीं चाहते, सीखना नहीं चाहते। शनि ने ना मोनोटोनी क्रिएट करनी होती है, लोगों को मोनोटोनी की आदत नहीं। भाई आप ऐसा समझिए कि 7.5 किसके लिए तकलीफ दे है। एक एग्जाम्पल दूंगा, अब सर्दियों का मौसम आ गया, आप कहीं ऐसी जगह चले गए जहां पर बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही है, आपको पता है लंबी सर्दी चलेगी,
आपने वहां 3 4 6 महीने गुजारने के लिए अगर इंतजाम कर रखा है, देन तो आपका वो समय ठीक से निकल गया। यानी पहले से ही आप तैयार हैं, वो 3 4 6 महीने ठंड पड़नी ही पड़नी है, तो आपके लिए वो 3 4 6 महीने में दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसे ही रैम्बो बन के चला गया कि साउथ इंडिया से आया है, वहां पर टी शर्ट में घूम रहे हैं, तो भाई पहाड़ों में टी शर्ट में ही घूमेंगे। लेकिन वो तैयारी करके नहीं आया, लेकिन वहां 4 महीने रहना पड़ेगा, फंस गया, तो वो 4 महीने उसके लिए कष्टकारक हो गए। साढ़े साथी उन्हीं लोगों के लिए कष्टकारक है जो उसके लिए पहले से तैयार नहीं है, क्योंकि जैसे ही ये फेज स्टार्ट होगा, आप जहां थे शनि ने वही मोनोटोनी बना देगी। उसे इससे मतलब नहीं है आप अच्छा कर रहे थे बुरा कर रहे हो, वो एक फेज है। दोष किसके ऊपर है? शनि के ऊपर। शनि के ऊपर अपनी मेहनत नहीं कर रहे हैं। समस्या ये है कि लोग नहीं समझ पा रहे कि भी मुझे पहले अवसर दिया जा रहा है, बताया जा रहा है कि 7.5 आएगी, वो एक मोनोटोनी का फेज होगा। आप अगर अच्छा कमा रहे हैं तो 7.5 साल अच्छा ही कमाते रहेंगे, अगर आप अच्छा नहीं कमा रहे हैं तो वो 7.5 साल मुश्किल हो जाएंगी। इसलिए ये यूनिवर्सल नहीं होता कोई भी गोचर का। 4 राशियों का प्रभाव रहता है, आपकी चंद्र राशि, आपकी जन्म लगन, आपकी सूर्य राशि और आपकी नाम राशि। अब आपकी और मेरी हो सकता है चंद्र राशि सेम, लेकिन हमारी नाम राशि डिफरेंट है। तो एक चंद्र राशि के आधार पर खाली ये बोल दिया कि सबके ऊपर जैसे मेष राशि में 7.5 आने वाली है। हाँ, अब ये काफी आ रहा है कि मेष राशि पे हाँ, 7.5 तो सबके सब लोग डरे हुए हैं। हाँ जी। लेकिन मैं अगेन उसी बात पे आता हूँ कि अगर किसी की कुंडली में इस प्रकार की स्थितियां बनी, मेष राशि के लिए पिछले 2 साल बल्कि ज्यादा तंग रहे। कल मेरे पास एक व्यक्ति आते हैं, मैंने उनको यही समझाया कि वो 7.5 को लेकर टेंशन में था। मैंने पूछा कि पिछले 2 साल कैसे गए? शारीरिक कष्ट रहा, काम धंधे रुके रहे? कहते हाँ जी। क्यों? तो यानी आप तो 7.5 से पहले भोग रहे हो। कुंडली के हिसाब से आपको स्थितियां समझनी होंगी। जब कभी भी गोचर का असर देखना हो, अपने एस्ट्रोलॉजर से मिल करके अपनी कुंडली के हिसाब से देखिए कि ये गोचर ये 4 चीजों पे कैसे प्रभावी रहेगा। चंद्रमा पे आएगा, यानी आपका थॉट प्रोसेस प्रभावित करेगा। अब नॉर्मल ह्यूमन बीइंग क्या होता है, अपने विचारों के हिसाब से ही अपने कर्म करता है, तो इसलिए सबसे ज्यादा महत्व उसको दिया। लगन के हिसाब से अगर हो सकता है शनि आपका अच्छा आ रहा हो, तो वो फिजिकल थिंग्स जिसमें आपका सोच नहीं है, ऑटोमेटिकली वो चीजें आपसे जुड़ी हुई जो है वो आएंगी, अच्छी या बुरी। वहां अगर अच्छी पोजीशन में आ रहा है तो आपको फायदा देगा। सूर्य राशि के हिसाब से अगर आप आध्यात्मिक हैं तो वो प्रभावित करेगा। नाम राशि के हिसाब से अगर बहुत अच्छा आ रहा है तो वहां और फायदा कर देगा। तो मेष राशि वाले को यूं डरने की तो जरूरत नहीं है। अगर उसके नाम राशि, उसके लग्न राशि के हिसाब से अगर वो अच्छी पोजीशन में आ रहा है शनि, तो उसे डरने की जरूरत नहीं। ठीक है ना? तो इसलिए मेन चीज ये है कि अगर 7.5 को लेकर के डर है, शनि को लेकर के डर है, तो अपने कर्मों को देखिए कहां आपसे चूक हो रही है। शनि ने सिर्फ मोनोटोनी बनानी है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना, या दंड देना है जो प्रारब्ध से। आपके जीवन में कोई भी सुख या दुख लंबे समय तक तभी रहेगा जब वो प्रारब्ध में लिखा है। जानबूझकर दूसरा व्यक्ति आपको, बहुत ही रेयर कंडीशंस होती हैं जहां पर आपको हार्म कर सकता है, कोई बहुत प्रबल शत्रु हो तो तंत्र बाधा के रूप में आ सकता है। लेकिन अगर आपका इष्ट प्रबल है, आपके गुरु प्रबल हैं, आपकी साधनाएं प्रबल है, तो वो भी चीजों से आप बाहर निकल आते हैं। तो डर ज्यादा इसलिए बैठाया गया क्योंकि डराएंगे नहीं तो कमाएंगे कैसे। तो ये शनि का डर थोड़ा ज्यादा है क्योंकि इसकी महादशा भी अच्छी खासी लंबी होती है, 7.5 साल, ठीक है ना? तो डरने की ऐसी जरूरत नहीं। मैंने खुद, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने भी 7.5 देखी है दुनिया, और मेरे इतने सारे क्लाइंट्स की देखे हैं मैंने। 7.5 में बहुत ग्रो किया है लोगों ने, प्रोवाइडेड आपको पता हो कि इसको यूज कैसे करना है। मतलब माइंडफुलनेस लगाकर आपको ग्रहों को समझना चाहिए। माइंडफुलनेस एक ऐसी अपने आप में एक मेडिटेशन आप समझ, आप अपना फोकस कहीं भी गया हुआ है उसको वहां ले आइए जहां उसको होना चाहिए। आप माइंडफुल हो गए, बीइंग इन द मोमेंट की हम बात कहते हैं। जो व्यक्ति अटेंशन पे करेगा अपने काम को, हर समय अलर्ट होकर के चलेगा, अलर्ट होने मात्र से उसका राहु ठीक हो गया, मैंने पहले ही बताया आपको। अब अपने कर्मों को देखेगा, जो अपनी डीड्स वो कर रहा है, तो शनि उसका सही रहेगा, ठीक हो गया, इसका राहु और शनि ठीक हो गया। केतु को ठीक करने के लिए सिर्फ उसको 2 ही ग्रहों की मेन जरूरत होती है, एक राहु की और दूसरे बृहस्पति की। बृहस्पति के लिए भाई थोड़ा आध्यात्म की तरफ आ जाओ, और राहु पहले आपने ठीक कर ही लिया है, जिसका राहु ठीक है उसको केतु कभी खराब नहीं करेगा, क्योंकि वो दूर से एक ही बॉडी है और जीवन पर्यंत इसका प्रयास यही रहता है कि वो ऊर्जा सभी ग्रहों की बांध करके ना एक उसमें आ जाए। अगर वो एक में आ गया, अच्छा है तो आपको अडानी अंबानी एलोन मस्क बना देगा, अगर खराब है तो फिर अच्छे से लोगों ने गुमनाम होते देखे। थोड़े सीक्रेट हैं, आगे कभी चर्चा करेंगे। 2025 आ रहा है, किन राशियों के लिए, किन लोगों के लिए अच्छा रहेगा, कैसा रहेगा? देखिए, कोई भी साल यूनिवर्सल ऐसा नहीं होता कि किसी राशि के लिए बिल्कुल खराब है और किसी के लिए बहुत अच्छा है। ये लोगों के हाथ की बात रहेगी कि वो कौन किस राशि के हिसाब से अपने ग्रहों को अच्छा या खराब कर सकते हैं, क्योंकि इस साल बहुत बड़े बदलाव होने ये तो तय है। शनि ने बदलना है, बृहस्पति ने बदलना ही है, राहु केतु भी बदलने जा रहे हैं। जिस भी साल में ऐसा सीक्वेंस बन जाए कि शनि और राहु केतु एक साथ बदल रहे हो, वो साल बड़े बदलाव का होता है। लोग उस बदलाव को हैंडल नहीं कर पाते आमतौर पे।
खासतौर पे वो लोग जो माइंडफुल नहीं है, ध्यान साधनाएं नहीं करते हैं, उनके लिए दिक्कत आ जाएगी, वो फिर से किसी भी राशि के हों। मेरे हिसाब से कोई ऐसी राशि नहीं है जिसमें हम ये कहें कि ये सबको नुकसान करेगा, सबको फायदा करेगा। सिर्फ उस व्यक्ति के लिए फायदेमंद है, चाहे कुछ भी राशि हो, जो माइंडफुल है, मेडिटेशन करता है, ध्यान साधनाएं करता है। उसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि शनि जो है वो बृहस्पति की राशि में आ रहा है, 12वीं राशि में आ रहा है। काल पुरुष की कुंडली में 12वीं राशि जो है ना, पूर्णता की है। काल चक्र में सबसे आखिरी पे पहुंच गया। और शनि जो है वो अध्यात्म का ग्रह है। जब बृहस्पति के घर में आएगा और खासतौर पर मीन राशि में आएगा तो ठहराव का ग्रह है। हर एक व्यक्ति को ठहराव अपने जीवन में लाना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, सेल्फ रियलाइजेशन पे काम करना पड़ेगा। मैं इसलिए जो ये इस तरीके के फोरकास्ट होते हैं उसमें ना जाता हूं, ना लोगों को बोलता हूं, प्रोत्साहित भी नहीं करता हूं कि आप सुनिए इन चीजों को। क्यों? क्योंकि इससे भ्रम फैलता है। मैं बोल दूं या कोई भी एक्सपर्ट बोल रहा है कि मेष राशि के लिए साल ऐसा, वो ऐसा। अभी 2 मिनट पहले मैंने एक बात बोली है कि वो सब पे यूनिवर्सल नहीं हो सकती। राशि आपकी अलग हो सकती है, लग्न राशि अलग हो सकती है, प्रभाव ऊपर नीचे आएंगे, ज्योतिष पे सवाल उठते हैं। नुकसान किसका है कि जातक जो है इस विद्या के फल से वंचित रह जाता है। टिप यही है कि अगर आपको कोई भी राशि है, चाहे वो किसी भी तरीके से दशाएं हैं, 7.5 प्रभावित होने लगे कि दिक्कत आ रही है, उसी क्षण अपने मेंटोर गुरु से मिल करके आपके लिए जो जरूरी है वो ध्यान साधना मेडिटेशन करना शुरू कर देना। आप ये देखोगे इस साल में आपने जितने बेनिफिट निकाले इतने पहले कभी ना निकाल पाए, क्योंकि ये साल शनि ऐसी पोजीशन में आ रहा है आपको फायदे देगा। राहु ऐसी पोजीशन में आ रहा है कि आगे चलते हुए अपने नक्षत्र से गुजरेगा। ये बेहतरीन जगह होंगी। तो इसलिए मुझसे अगर आप ये अपेक्षा करें कि मैं ऐसा कोई कहूँ कि हाँ उस राशि के लिए वो तो ऐसी सेंसेशनल स्टेटमेंट मैं तो नहीं दूंगा। जो जायज बात है वो मैंने बताई आपको। मतलब अगर हम अपने आने वाले टाइम के अंदर बहुत अच्छे से अपने चीजों को देखेंगे तो ऑब्वियसली सारा सबके लिए अच्छा ही जाएगा। कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, किसी सबके लिए जाएगा। मैं छोटा एग्जांपल, डरने वाली कोई बात नहीं मैं देखिए हमेशा एक बात बोलता हूँ, डरने की तो जरूरत नहीं, क्योंकि डर जहां आएगा वहां पे राहु केतु एक्टिव हो जाता है। भय भ्रम जो है ये राहु और केतु की खुराक है, इससे असुरों का बल बढ़ता है। वो इसलिए संसार में भय भ्रम और वासनाएं फैला के रखते हैं। और तो कोई उनके लिए हवन कर नहीं रहा, देवताओं को तो अब यज्ञ हवन दोगे, उससे उनका बल बढ़ेगा। इनका कैसे बढ़ेगा? संसार में भय फैलेगा, भ्रम फैलेगा, वासना फैलेगी, उससे जो वाइब्रेशन जनरेट होती है उससे इनका बल बढ़ता है। आप एक छोटा सा एग्जांपल लेके देखिए, हर साल ये फलादेश करने वाले लोग आते हैं। थोड़ा कंट्रोवर्शियल लग सकती है जो मैं कह रहा हूँ, लेकिन मैं बात जो कह रहा हूँ उसका प्रमाण है। ये पिछला साल, ये 2024 जब चला था, क्या क्या लोगों ने स्टार्ट किए थे ड्रामे कि 2024 है, टोटल करोगे 8 है, शनि का साल है, ये होगा वो होगा। अरे इसी साल के अंदर एलन मस्क देख के चलिए आप कहाँ पहुंचे। नंबर 1 पोजीशन पे है वो व्यक्ति, और सेकंड नंबर पे जो है जेफ बेजोस। दोनों के बीच में गैप देखिए कितना है। वो बंदा 447 बिलियन पे है और उससे नीचे वाला लगभग 180, 90, 200 बिलियन का गैप आ रहा है। तो कोई आसपास भी नहीं। उसने वो कर दिया जो आज तक हिस्ट्री में कोई नहीं कर पाया। तो शनि अगर खराब करने वाला तो वो उसे भी करता। ग्रोथ सबकी रोकता है, दुनिया को डरा के रखा, ये होगा वो होगा। ऐसा नहीं है। भ्रम पालते हैं जो लोग खामखा में, लोग डरते हैं फिर उनसे और भ्रमित होते हैं। कोई साल ना अच्छा होता ना खराब होता, यूनिवर्सल हो नहीं सकता। आप अपने ग्रहों के हिसाब से अपने आप को कैसे आगे प्रोजेक्ट करेंगे, सारा खेल उस पर डिपेंड करेगा। अब तक का जीवन देख लीजिए आप, पिछले 10 सालों के फोरकास्ट उठा के देख लीजिए, हर किसी की जिंदगी अलग है। जैसे वास्तु के ऊपर मैं हमेशा बोलता होता हूँ कि जैसे बोलते हैं लोग कि सिर्फ पूर्व की दिशा सबसे अच्छी है। आप हुडा सेक्टर्स में चले जाइए, सारे ईस्ट फेसिंग घर देख लीजिए, लगभग नक्शे सबके एक जैसे होंगे। या एक सोसाइटी में चले जाइए, सबका एक जैसा होता है, लेकिन सबकी जिंदगियां तो अलग है ना। अगर खाली वही चीज काम कर रही है, उसका अपना एक रोल है, लेकिन वो यूनिवर्सल नहीं हो सकती। तो इसी तरीके से साल भी यूनिवर्सल नहीं। अब इस साल भी भ्रम फैलाएंगे कि ये मंगल का साल है भाई, ये होगा वो। किसी चीज के भ्रम में ना आए। कम से कम जो मैं कह रहा हूँ उस चीज पे आप समझ के चले, खुद परख लें इस बात को। आपकी दशा, आपका गोचर सही चल रहा है और आपके कर्म ठीक चल रहे हैं, ये साल आपका शानदार होगा, चाहे कोई कितना डराए आपको। और बहुतों का ये भी रहा है। आजकल ना बड़ा ट्रेंड हो गया है ड्रिंकिंग और स्मोकिंग को लेकर। तो ड्रिंक करने से क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे ग्रहों पे? हमें क्या खराब मिलता है या ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? देखिए, जहां तक बात है कि कुछ भी चीज खाने पीने की, ड्रिंकिंग है, स्मोकिंग है, कुछ लोगों को नॉनवेज का भी रहता है, कोई दिन छोड़ दें, कोई दिन खा लेंगे। दुनिया में कोई भी चीज की आपको जब तक एडिक्शन नहीं है तब तक कोई दिक्कत नहीं। पहली चीज आप समझिए, आप उस चीज से एडिक्टेड नहीं है, वो चीज की आपको लत नहीं पड़ी है, तब तक राहु से ग्रसित आप नहीं। अगर आपको उसकी एडिक्शन होगी कि उसके बगैर रह नहीं सकते, फिर वो हर चीज, चाहे वो ड्रिंकिंग की बात है, स्मोकिंग की बात है, या कोई और किसी भी टाइप के कुछ भी अगर हम कहते हैं, इवन भक्ति भावना की बात कहते हैं,
अगर आप एडिक्टेड हो गए किसी चीज के प्रति, तो आप फिर अपने मार्ग से भटक गए, फिर वो नुकसान करेगी। कुंडली का 5वां घर पीड़ित हो जाएगा, ग्रोथ रुक जाएगी, ये गारंटेड है। कुंडली के अंदर अगर राहु खराब कर रहा है चंद्रमा को, शनि खराब कर रहा है चंद्रमा को, केतु भी अच्छे प्रभाव में नहीं है, हालांकि केतु का थोड़ा टेम्परामेंट डिफरेंट है, लेकिन खासतौर पर इनकी बात कर रहे हैं, लग्न को दूषित कर रहे हैं ग्रह राहु और केतु और शनि, तो ये आसुरी भोजन है, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, ये इस टाइप की जो हम बात करते हैं तमोगुणी चीजें आ गई। इसके खाने से ये होगा कि आपकी बॉडी में तमोगुण बढ़ेगा। अब अगर आपका काम तमोगुण का नहीं है, आपकी बॉडी तमोगुणी नहीं है, तो आपको दिक्कत आएगी। तो ये सबके लिए बेनिफिशियल नहीं है, सबके लिए नुकसानदेह नहीं है, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी। जिन लोगों की एडिक्शन की बात हो रही है वो तो सभी एक कैटेगरी में आ गए, जो एडिक्टेड नहीं है मैं उनकी बात कह रहा हूँ। हो सकता है कई सोचते हो हम एवरी सैटरडे जाते हैं सिर्फ, तो इससे हमें फायदा कि नुकसान है। 100 लोगों को उठा लीजिए, 100 में से जिस जिसकी कुंडली सत्वगुणी है वो तमोगुणी भोजन वहां करेगा, तमोगुणी आचरण में रहेगा, उसको नुकसान हो जाएगा, ऑन द स्पॉट होगा। जिस जिसकी कुंडली तमोगुणी है उसको फायदा हो जाएगा। कितने लोग ऐसे हैं जो ड्रिंकिंग स्मोकिंग करते हैं, टेबल पे बैठते हैं, करोड़ों की डील कर लेते हैं, हाँ जी, उनको फायदा हो रहा है। कितने लोग ऐसे हैं जो ऐसे ही चले गए, यार दोस्त के कहने पे पी लिया, सब ठीक चल रहा था, बीमार पड़ गए, पता नहीं क्या क्या एनर्जीज लग गई, साथ में लपेटे में आ गए। तो जो एडिक्टेड नहीं, मैं रिपीट कर रहा हूं, उनके लिए अगर आपकी कुंडली में सत्वगुण का प्रभाव ज्यादा है तो आप इन चीजों से, तमोगुणी चीजों से बचिए। अगर आपकी कुंडली तमोगुणी है तो आप खाइए आराम से, पिए आराम से, क्या दिक्कत है, बस एडिक्शन में मत आइए, फिर कोई नुकसान नहीं। तो अभी आपने बोला कि अगर हमारी कुंडली में, तो ये कैसे पता लगेगा कि हमारी कुंडली तत्वगुण की है या सत्वगुण है, रजोगुण है, तमोगुण। हाँ जी। देखिए हर एक प्लेनेट का, हर एक राशि का अपना एक गुण होता है। दुनिया में 3 ही गुण माने गए हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। सौम्य जो ग्रह होते हैं वो सत्वगुणी होते हैं। जैसे सूर्य की हम बात करके चलेंगे, राजा ग्रह, ठीक है ना। अब ये अच्छे प्रभाव में रहेगा तो ये रजोगुण में रहेगा। अगर ये थोड़ा सा मैलिफिक कंडीशन में आ जाए तो इसका रजोगुण तमोगुण के साथ मिक्स हो जाता है। पूर्ण रूप से कोई भी चीज ऐसी नहीं है दुनिया में कि 100% ये सत्वगुणी है, रजोगुणी है, तमोगुणी है, थोड़ा बहुत मिक्सचर सबका चलेगा। लेकिन सौम्य ग्रह से हम बात करते हैं, चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा नेचुरली जो है वो एक सत्वगुण का सौम्य प्लेनेट है, लेकिन अगर वो मेलिफिक इफेक्ट में आ जाता है तो वो तमोगुण को मिक्स कर लेगा। बहुत सारे ऐसे लोग आपने देखे होंगे जो, आप बंगाल साइड चले जाए, माता की भक्ति करते हैं, बहुत दिल से भक्ति करते हैं, इतने भाव से करते हैं कि बिल्कुल रोने लग जाते हैं, लेकिन वहां पर भोग में बलि चढ़ाते हैं तो तमोगुण भी आ गया। वहां पे भोग में शराब चढ़ती है, तमोगुण भी आ गया। तो भक्ति के साथ तमोगुण भी चल रहा है हम लोगों का। मंगल जो है, क्योंकि वॉर का प्लेनेट है, एनर्जी का है, ये तमोगुणी है। शनि जो है ये तमोगुणी में आ गया, राहु केतु तो है ही तमोगुणी। तो इस प्रकार से कुंडली में जो ज्यादा प्लेनेट डोमिनेटिंग रहेंगे, खासतौर पे लग्न और लग्न पे प्रभाव डालने वाले, उस हिसाब से आपका गुण जो है वो डिसाइड होता है, उसी हिसाब से आपकी नेचर बन जाती है। अब कई ऐसे घर आपने देखे होंगे या लोग देखे होंगे जिनके घर में मैक्सिमम शुरू से ही सब लोग नॉन वेजिटेरियन हैं और बड़े ही लड़ाकू स्वभाव के। कोई बच्चा ऐसा पैदा होता है जो सौम्य ग्रहों के साथ पैदा हो गया, उसका मन ही नहीं करेगा वो चीजें करने के लिए। एक फिल्म स्टार थे, अभी है नहीं दुनिया में, मेरे फेवरेट रहे वो, इरफान, नाम सुना होगा आपने। तो उनके उनके कभी पुराने इंटरव्यू सुनिया, वो लोग वो क्या कहते हैं, उनको ये बोलते थे कि ये कसाईयों के घर में ब्राह्मण कैसे पैदा हो, ठीक है ना। तो स्वभाव कौन डिसाइड करता है? आपके ग्रह। तो इस प्रकार से ये चीज डिसाइड होती है। वास्तु शास्त्र को हम कैसे यूज कर सकते हैं, एक अच्छी एनर्जी एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं हमारा घर में और ऑफिस में? देखिए वास्तु को पहले तो वही है, जिसमें एस्ट्रोलॉजी बोलता हूँ समझें, ऐसे वास्तु को भी समझें। वास्तु का मतलब क्या होता है? वास्तु का मतलब फंडामेंटल लेवल पे है कि जो चीज जहां होनी चाहिए वहां रखिए। स्ट्रक्चरल डिजाइन का रोल है 20% है, उसके अलावा मैक्सिमम जो रोल रहता है वो वहां रहने वाले लोगों का और वहां जो काम हो रहा है उसकी एनर्जी का है। यानी वास्तु का अब एक तरीके से आप 20% स्ट्रक्चरल वास्तु बोले, 80% एनर्जी वास्तु बोले तो गलत नहीं होगा। उसी बिल्डिंग में आप एक तरह का काम कर रहे हैं, आपसे पहले कोई दूसरी तरह का काम कर रहा था। हाँ जी। उनका एक्सपीरियंस कुछ और था, आपका एक्सपीरियंस कुछ और है। कारण क्या है? क्योंकि फिर अगर खाली जगह का वास्तु काम करता फिर तो सारा ही होना चाहिए था। कुछ चीजों में स्ट्रक्चरल अगर डिफेक्ट है, 99% मामलों में बगैर तोड़े फोड़े उसको ठीक कर सकते हैं। कुछ एक है कि उसमें कोई ऑप्शन आपके पास बचा नहीं है तो एक अलग चीज छोड़ दीजिए। लेकिन आपको पता लग गया, मतलब क्वेश्चन को वहां लेके आऊं कि ये पता लगा कि जिस जगह हम रह रहे हैं यहाँ का स्ट्रक्चरल वास्तु हमारे एनर्जी वास्तु के साथ मैच नहीं कर रहा। अब उसको फेवरेबल कैसे बनाएं? सबसे पहले तो आप ये समझिए कि आपके उस जगह पे एनर्जी का फ्लो अब आप लोगों के आने के बाद कैसा बन रहा है।
आप लोगों के आने के बाद कैसा बन रहा है उसको जांचने के लिए आप उस जगह पे पूरे स्थान पे एक धूप ले लीजिए आप, धूप अगरबत्ती कुछ ही धुआं चाहिए बेसिकली हमें, उसे पूरे जगह पे घुमा करके और उसको जो उसका लगभग सेंट्रल पॉइंट बनता है, ब्रह्म स्थान बनता है, वहां लाके रख दीजिए। फिर साइड होकर के बैठ जाइए थोड़ी देर। अब आप उस धुएं को ऑब्जर्व कीजिएगा कि वो किधर को फ्लो कर रहा है। ठीक है, कोशिश कीजिए कि कुछ देर के लिए सारे खिड़की दरवाजे बंद कर देना। थोड़ी देर में आपको पता लग जाएगा कि ऊर्जा का प्रवाह किस तरफ चल रहा है। अगर ऊर्जा आपके उस जगह पे एंट्री करने के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो आपको दिक्कत आएगी। अगर आपके अंदर एंट्री करने के सेम फ्लो में चल रही है तो इट मींस वो ठीक होंगी। पहली चीज तो ये आपने डिटेक्ट कर लिया कि अब आपकी एनर्जी के साथ मैचिंग है कि नहीं। दूसरा, काम आप कर रहे हैं उससे रिलेटेड दिशा में जो आपके ग्रह होंगे बेनिफिशियल, उससे संबंधित चीजें आप रख दीजिए। मैं एग्जांपल देके चलता हूं। मान लीजिए कि आप शनि का काम करते हैं, वो जगह का वास्तु कुछ भी हो, ये यूनिवर्सल टिप बता रहा हूं, तो वो व्यक्ति शनि से संबंधित कोई भी चीज, कोई ब्लू क्रिस्टल, कोई भी लोहे का एक बढ़िया सा सुंदर सा आर्टिकल या शनि का यंत्र उस जगह की पश्चिम दिशा में स्थापित कर दो, फिक्स कर दो उसको, क्योंकि शनि का तो हिलाना नहीं। कभी कभार उसे साफ करके धूप दे दी, इतना काफी है। आप ये देखोगे आपके काम में उस जगह की वजह से अगर दिक्कत आ रही थी तो उसका वास्तु सेट होना स्टार्ट हो गया। यानी आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आप जो काम कर रहे हैं उसका गवर्निंग प्लैनेट कौन है, उससे रिलेटेड चीज उठाइए, अपने उस जगह पे, चाहे वो घर हो चाहे आपका वर्किंग प्लेस हो, उसकी दिशा में स्थापित कर दीजिए। मैंने शनि का एग्जांपल दिया, ऐसे हर एक का होता है। तो आप ये देखोगे 90% तो मैंने खुद अपने अनुभव में देखे हैं, चीजें सेट होना शुरू हो जाती। बस इतना सा करने मात्र से, क्योंकि देखिए क्या है ना कि चीजों का हवा थोड़ा ज्यादा बना दिया गया। वास्तु से तो बहुत ही डर है। ऐसे पहले कंसल्ट करने से पहले फीलिंग आ जाती है पता नहीं कितना खर्चा हो रहा होगा। मैं इसलिए हमेशा बोलता हूँ कि अगर कुछ स्ट्रक्चरल डिजाइन में गड़बड़ आ गई है तो एकदम से किसी के कहने पे तोड़िए मत उस चीज को, क्योंकि जो चीजें फिक्स हो जाती हैं वो अपनी एक ऊर्जा को फिक्स कर चुकी होती हैं। जैसे आप उसे तोड़ोगे एक सिस्टम को और बिगाड़, तो तोड़ फोड़ से बचिए। अगर किसी एक ने कह भी दिया है कि ये तोड़ना पड़ेगा तो उसका एक सेकंड ओपिनियन ले लीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए। सबसे ज्यादा मिथ लोगों को रहता है कि नॉर्थ ईस्ट में वास्तु को खराब कर लिया हो, जैसे बाथरूम आ गया है या कुछ और। नॉर्थ ईस्ट का बाथरूम का तो बहुत ही ज्यादा डर है, अगर ऐसा को हो जाए, बाथरूम आ गया, किचन आ गई, कुछ ना कुछ मतलब कोई ना कोई ऐसा बनाएंगे कि हाँ इसका कोई सॉल्यूशन है नहीं। अब आजकल मैं देखता हूँ कि क्या सॉल्यूशन चलाने लगे हैं कि वहां पे टेप लगा दो। मुझे नहीं समझ में आता कि कहाँ से दुनिया कहाँ की कहाँ पहुंची। आप ओरिजिनल वास्तुशास्त्र को कभी पढ़ के देखिए, असली जो विश्वकर्मा की पद्धति थी उसको पढ़ करके देखिए, उसमें ये सारी चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से समझाई गई हैं कि स्ट्रक्चरल जो चीजें बन गई हैं, अगर कोई ऑप्शन आपके पास बचा ही नहीं है तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है। आप नॉर्थ ईस्ट का एग्जांपल लेकर के चल रहे हैं। अब नॉर्थ ईस्ट सबके लिए एक जैसा नहीं होता। आपका ईस्ट फेसिंग अगर घर है तो आपके लिए नॉर्थ ईस्ट के मायने कुछ और है, अगर आपका नॉर्थ फेसिंग है तो कुछ और है, साउथ फेसिंग है तो कुछ और है। अगर वहां पर कोई ऊर्जा का प्रवाह नहीं बन पा रहा किसी प्रकार से, आप उस चीज को सेट नहीं कर पाओगे, भले ही ईस्ट फेसिंग हो। थोड़े सिंपल शब्दों में बताता हूं मैं। नॉर्थ ईस्ट को जल का स्थान, देवताओं का स्थान माना जाता है। आपके घर में अगर आपको लगता है कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर आपका बाथरूम जो है वो गलत जगह बन गया है और उसकी वजह से दिक्कत आ रही है, पहली चीज तो दिक्कत नहीं आ रही है तो मान के चले वो ठीक है। अगर दिक्कत आ रही है और वहम क्रिएट हो गया है, आप अपने घर में जो जल का स्थान है ना उसको ठीक कर लीजिए। दूसरा, आपने तराजू देखा हो, दुनिया में ना हर चीज का बैलेंस होता है। बैलेंस कैसे बनाते हैं? अगर ये पलड़ा खराब हो रहा है तो उसको ठीक करना है। नॉर्थ ईस्ट के जो ऑपोजिट कॉर्नर है आप उसको बैलेंस कर दीजिए। अच्छा, ये मैं एक ऐसी बता रहा हूँ टिप, आप ट्राई करके देख लीजिए, फ्री की टिप है तो। आप ये यकीन मानिए, आप खुद बाद में थैंक यू बोलेंगे मुझे कि वाकई इस चीज से फर्क पड़ा। टाइम पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, 1 महीने से 3 महीने के बीच में आपको रिजल्ट में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। नॉर्थ ईस्ट के आप ऑपोजिट जो भी आपका कॉर्नर आपका है उसको बैलेंस कीजिए, उसमें उस तत्व को ठीक करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि नेचर का रूल है। जैसे मैं कुंडली के हिसाब से बोलता हूँ ना कि हर एक घर का पूरक होता है उसके सामने वाला। मान लीजिए भाग्य स्थान की मैं बात कर रहा हूँ, 9th हाउस की। अगर किसी का भाग्य कमजोर है तो वो क्या करे, वो अपने पराक्रम से सब कुछ अर्जित कर सकता है, यानी कि 3rd हाउस से जो चीजें किस्मत में नहीं लिखी वो अपने बाहुबल से आप ला सकते हो। तो वो उसका ऑपोजिट हुआ ना। तो एग्जैक्ट उस कॉर्नर के 180 डिग्री पे जो कॉर्नर बन रहा है उसको आप बैलेंस कर दीजिए, वहां की खामियां दूर कर दीजिए। उसको तो नहीं तोड़ सकते, उसको ठीक कर लो जो वहां पर उसको बैलेंस कर सके। अब उसका बदलाव अपने आप देख लोगे। ये तो बहुत ही अच्छा सोल्यूशन बताया आपने। मेरा काम सोल्यूशन देना है मैडम। ठीक है ना। तो भ्रम में पड़ने की जरूरत नहीं है।
वास्तु को लेकर मुझे पता है लोगों को बहुत भ्रम है, न्यूमरोलॉजी को लेकर के बहुत भ्रम है, लेकिन ठीक है, जिसकी जो दुकानें चल रही हैं मेरे को उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम भ्रमित ना करें लोगों को। उसे विद्या पे एक तो अविश्वास जागता है और सबसे बड़ी बात है नुकसान जातक का ही रहता है। तो मैं तो सीधी बात करता हूँ। उम्मीद है आप सबको आज का पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। आप लोगों की बहुत सारी जिज्ञासाएं होंगी, क्वेश्चंस होंगे, क्वेरीज होंगी, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।